ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। तो श्रोताओं, आज आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला है और आज का हमारा प्रायोजित कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो हमारे प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला का विषय है शरदकालीन गन्ना फसल में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण। जी बिल्कुल श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं शरदकालीन गन्ना फसल में सिंचाई। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गन्ना एक लंबी अवधि की नकदी फसल है जिसे अच्छी सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन की आवश्यकता होती है ताकि इसकी जो उपज है वो ज्यादा हो सके और इसकी गुणवत्ता अच्छी हो, उत्पादन हमें ज्यादा मिल सके। क्योंकि क्या होता है कि शरदकालीन गन्ने की बुआई सितंबर से अक्टूबर तक की जाती है। इस समय तापमान क्या होता है, घटने लगता है क्योंकि अब मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, इससे तापमान में गिरावट आती है और प्रारंभिक भी 25 से 30 दिनों के अंदर इसकी हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल शीतल बहन, सही कहा आपने। गन्ना वो फसल है जिससे बनती है मिठास, रोजगार और आमदनी, लेकिन इसके उत्पादन के लिए समय पर सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण बेहद जरूरी होता है। बिल्कुल श्रोताओं, तो इस विषय से संबंधित जो कि आज का हमारा विषय है शरदकालीन गन्ना फसल में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण, इस विषय से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विपिन कुमार। आप प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर से हैं। और हमारे जो दूसरे विशेषज्ञ हैं वो डॉक्टर मोना नगरगढ़े, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से हैं। तो चलिए कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। और कार्यक्रम में डॉक्टर विपिन कुमार जी, डॉक्टर मोना नगरगढ़े जी, दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम जी। तो डॉक्टर साहब, जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आए तब तक हम आपस में चर्चा करते हैं कि जो किसान भाइयों ने कुछ दिन पहले गन्ने की जो शरदकालीन बिजाई की है, कुछ की तो थोड़ा बहुत गन्ने के उसमें जमाव हो गया है और कुछ का भी जमाव बाकी है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण दो ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हो जाती हैं, क्योंकि गन्ने को पानी भी, नमी भी चाहिए क्योंकि उसको बढ़ना है, और दूसरा कि खरपतवार ऐसे होते हैं कि वो जो भी आप उसके लिए उर्वरक या दूसरे पोषक तत्व देते हैं वो खरपतवार पहले चट कर जाते हैं, तो उससे भी बचाना है। तो जो गन्ने की फसल है इस समय जो शरदकालीन गन्ने की, तो उसमें सिंचाई का क्या महत्व है? देखिए, बहुत आवश्यक प्रश्न है और एक बहुत आवश्यक प्रक्रिया भी है जी। गन्ने में जब हम सिंचाई की बात करते हैं या अन्य किसी फसल में भी, तो जो सिंचाई जल है, नमी जिसको कहें हम एक तरह से, वो एक माध्यम है उसके पोषक तत्व लेने का और उसके अंदर टर्गर प्रेशर मेंटेन करने का। जो सेल से पौधा बनता है, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से पौधा बनता है, तो इसलिए सिंचाई का बहुत विशेष महत्व है। अब बात आती है गन्ने की, तो गन्ने में जो सिंचाई जल है उसका बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए भी है क्योंकि गन्ने के अंदर लगभग 1500 से लेकर 2500 मिलीमीटर पानी की उसकी मांग होती है पूरे उसके जीवन काल में। ये डिपेंड करता है कि उसने फसल कब लगाई है और कौन सी उसने प्रजाति ली है। यदि हम बात करें कि जो हमारी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी हैं जो लगभग 10 से 12 महीने लेती हैं और मिड एंड लेट लगभग 12 से 15 महीने लेती हैं, तो उसी हिसाब से इनकी जल मांग परिवर्तित होती रहती है। लेकिन किसान भाई ये ना सोचें, जो हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जी, कि वो भाई इतना पानी उनको
देना है। जल मांग का मतलब होता है कि जो जल की उसकी आवश्यकता है, लेकिन उसमें से बहुत हद तक पूर्ति वर्षा जल से भी हो जाती है। कुछ जो सॉइल मॉइस्चर जमीन के अंदर रिटेन रहती है, नमी रिटेन रहती है, उससे भी हो जाती है। अब एक तो बात रही जल मांग की जी। अब बात आती है कि भी जैसे हमारे किसान भाइयों ने गन्ना लगा दिया है और अधिकतर किसान भाइयों ने जो है अक्टूबर में गन्ना की बुवाई की होगी, और जैसा भी आपने चर्चा की, देखिए गन्ना पूरी तरह जमने में लगभग 45 दिन लेता है और उसका जो जमाव है वो 30 दिन पर लगभग आधा जमाव हो चुका होता है। तो लेकिन जो संस्तुति है और करनी भी चाहिए किसान भाई को, यदि उसने नमी या पलेवा करके प्रॉपर नमी में गन्ना बोया है तो उसमें पहली सिंचाई उसको 45 दिन उपरांत ही करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इस पे और भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन लेते हैं। बिल्कुल। हेलो जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? जी मेरा नाम उमेश है, मैं मुजफ्फरनगर यूपी से बात कर रहा हूँ जी। तो जी मैं ये कहना चाहूँ, जो गन्ने जो है उसमें जो खरपतवार हो रही, तो थोड़ा अपना रेडियो सेट दूर कर लो आप। जो उस दवाई से खत्म हो जाती है। अपना रेडियो सेट थोड़ा दूर कर लो या उसे धीमा कर लो। तो आपने गन्ना कब बोया था? ये अभी इसमें बोया था मार्च के महीने में। मार्च के महीने में? हाँ, तो ये आपका ना बसंत कालीन गन्ना है, स्प्रिंग प्लांटेड। वैसे तो हम चर्चा कर रहे हैं शरतकालीन की, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं। देखिए, जैसी 2 तरह के खरपतवार नाशियों का हम इसमें प्रयोग करते हैं गन्ने के अंदर। एक होता है प्री इमरजेंस, जो गन्ना और खरपतवार जमने से पहले प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशी की बात है, और दूसरे होते हैं हमारे पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशी, जो दवाई है जो गन्ना जमने के बाद जैसे और खरपतवार निकलने के बाद प्रयोग किए जाते हैं। उसमें आता है हमारा पोस्ट इमरजेंस में 2,4-D वगैरह का जैसे बेल निकलती है बाद में, उसमें प्रयोग किया जाता है। अभी हम इस समय आपको कोई करने की आवश्यकता नहीं है मार्च वाले गन्ने में। अब तो वो गन्ना 2-3 महीने बाद तो डालने योग्य हो जाएगा जो मार्च में बोया है आपने। जो आपने बसंतकालीन गन्ना बोया है मार्च के महीने में, उसमें इस समय कुछ करने की जरूरत नहीं है। गन्ने की फसल आपकी इतनी बढ़वार हो चुकी है, वो खुद खरपतवारों को नहीं बढ़ने देती है। जी जी, ठीक है। ये उस समय किया जाता है कि जब आपकी फसल छोटी होती है और खरपतवारों को बढ़ने के लिए जगह होती है। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दूसरे किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं हरिश्चंद्र शर्मा, ग्राम कैली, तहसील सरदना, जिला मेरठ से बोल रहा हूँ। जी हरिश्चंद्र जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, हमारा जो क्षेत्रफल है जी वो सकौती टांडा मिल के पास में है जी। थोड़ा अपना रेडियो सेट दूर कर लो। सुनो, बताएं यहाँ कौन सी वैरायटी, हरिश्चंद्र जी, कौन सी वैरायटी यहाँ कामयाब रहेंगी और कौन सी वैरायटी नई आई है गन्ने की? जी बिल्कुल बताएंगे। पहले अपना रेडियो सेट। 1 एकड़ में कितना बीज और कितना खाद लगाया जाएगा? जी बिल्कुल आपको बताएंगे। ठीक है हरिश्चंद्र जी। जी डॉक्टर मोना जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल के लिए। जैसे कि आपने वैरायटी की बात की, तो आपके क्षेत्र में आप यदि शीघ्र पकने वाली वैरायटी लेना चाहते हैं, अभी आप यदि ले सकते हैं COL के कोलक 14201, नई वैरायटी है ये। COL के कोलक 16202, कोलक 15201, कोलक 15466। और यदि आप मध्यम पकने वाली वैरायटी में बात करते हैं नई वैरायटी की, तो कोलक 15207 वैरायटी उपलब्ध है। इसका बीज आप अपने आसपास क्षेत्र के अनुसंधान केंद्रों से या फिर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप स्प्रिंग वाला गन्ना, फरवरी मार्च वाला गन्ना लगाते हैं, तो उसके लिए आप अभी से आप बुकिंग करवा लीजिए, तो जिसके कारण आपको आपके बीज की उपलब्धता हो जाएगी। क्योंकि नई वैरायटियों का बीज यदि आपको चाहिए तो आपको शोध संस्थान से लेना पड़ेगा, ताकि आपको एक स्वस्थ और सही वैरायटी आप तक पहुंचे। जी बिल्कुल। और क्योंकि आप जब नई किस्म का दूसरा ये है जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। अब इसमें बोते समय क्या क्या लगावें और कितनी मात्रा में लगावें? आप अभी और बीज कितना डालें एकड़ में?
जी डॉक्टर विपिन कुमार जी, आपके सवाल का देखिए मैं बताता हूँ। जो हमारा 12.5 बीघा यदि हम 1 हेक्टेयर की बात करते हैं तो उसमें हमको लगभग 40,000 आंखें बोनी चाहिए। अब उसके हिसाब से हम पेंडा कितना बड़ा ले रहे हैं, या तो आजकल तो बड चिपर एक मशीन आ गई है, उससे आप सीधी सीधी आंखें निकाल कर उनकी भी बिजाई आप अपना कर सकते हैं। और दूसरी चीज, हमको अच्छी उपज लेने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। अब काफी किसान भाइयों में प्रचलित है, आपके पूरे मेरठ मुजफ्फरनगर जो हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसमें बहुत ज्यादा अपनाया भी जा रहा है। तो उसमें ट्रेंच मेथड से, जिसमें कि हम पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 90 सेंटीमीटर और उसमें 30 सेंटीमीटर चौड़ा कूड़ निकालें और पैरेलल रो सिस्टम में बोएं। यदि आप अधिक उपज लेना चाहते हैं तो मतलब एक लाइन कूड़ के इस साइड आए और दूसरी उसके बराबर में आए 30 सेंटीमीटर के बाद। तो और दोनों जो पैरेलल रो रहेंगी आपकी, समांतर जो पंक्तियां रहेंगी, उनके बीच में 90 सेंटीमीटर की दूरी रहे। उससे एक फायदा आपको ये तो एक तो गन्ने को दोनों तरफ बढ़ने के लिए पर्याप्त स्थान मिलेगा। दूसरा उसमें आपको फायदा ये है कि जो बीच में जगह मिली है आपकी, उसमें आप कोई और फसल सह फसली कर सकते हैं। जैसे आप यदि इस समय तो जैसे गन्ना जिसका बो चुका है शरतकालीन गन्ना, उसमें भी जैसे गेंदे की खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। और जिसने मान लीजिए सितंबर में गन्ना लगा दिया, वो उसके बाद सरसों की खेती, सरसों की बिजाई उसमें बाद में करके कर सकता है। और जो हमारा बसंतकालीन गन्ना है उसमें भी हम बहुत सारे जैसे उड़द है, मूंग है, इनकी सह फसली खेती कर सकते हैं। हमें ध्यान बस ये रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जैसे आज का विषय भी है सिंचाई का और खरपतवार नियंत्रण का, कि हमारी फसल ऐसी हो जो सह फसली हम लेने जा रहे हैं कि जो गन्ने को तो प्रभावित ना करे, उसकी जल मांग उसके अनुरूप हो। दूसरी चीज, वो कम अवधि की फसल हो, क्योंकि हमारी जो मुख्य फसल है वो प्रभावित किसी कारण से ना हो। अब इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि कितना खाद डालना है, देखिए लगभग आपको 150 से लेके 180 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और 60 से लेके 80 किलोग्राम फास्फोरस तत्व की आवश्यकता होती है और 40 से 60 किलोग्राम पोटास तत्व की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ हम एक कमी और कर रहे हैं सभी किसान भाई, कि इसमें सल्फर का एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं करते हैं। तो लगभग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको सल्फर अवश्य देनी चाहिए, जिससे हमारे उपज तो बढ़ती है, साथ में जब हम मील में गन्ना डालते हैं तो उसमें रिकवरी भी अच्छी आती है। तो इसका ध्यान आप अवश्य रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल हरिचंद जी, आपने फ़ोन किया और आपने महत्वपूर्ण जानकारी ली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जैसे मोना जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो किसान भाई मान लीजिए गन्ना जिन्होंने बिजाई कर दी है जी, तो वो सिंचाई करना चाहें तो क्या सिंचाई के कोई ऐसे तरीके भी हैं जिससे फसल को भी पानी मिले और पानी की बर्बादी भी ना हो, यानी पानी की बचत की भी हो? जी मैं इसके लिए बताना चाहूंगी कि पानी क्या तो हमारा एक बहुत ही ऐसा इनपुट है जिसका हमें एकदम सटीक तरीके से उपयोग करना चाहिए, जिससे कि क्रॉप फसल को भी अच्छे से मिल सके और लॉस भी हमारा कम हो। इसके लिए मैं बात करूंगी कि आप अपने यदि ट्रेंच मेथड लगाइए तो आप नालियों में सिंचाई करें। नालियों में सिंचाई करें, खेत को पूरा भरे नहीं पानी से, फ्लड इरिगेशन का बिल्कुल प्रयोग ना करें। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि आप ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर सकते हैं। आजकल सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती है जिसके माध्यम से आप सब्सिडी की सहायता से ड्रिप इरिगेशन अपने खेत में लगवा सकते हैं और उसको हर ना केवल गन्ना, बाकी आप जो भी फसल लेते हैं उसमें आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उससे कहीं ना कहीं जल की जो क्षमता होती है, उपयोग क्षमता, वो 80% से ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका जो पानी होता है वो सीधे आपकी जड़ों में मिलता है। तो पानी लगाने से केवल पानी की उपयोग क्षमता नहीं बढ़ती है, बाकी आप जो अन्य पोषक तत्व देते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, पोटेशियम, जो भी तमाम पोषक तत्व आप देते हैं या जो मिट्टी में उपलब्ध होते हैं, वो सभी बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से फसल के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इसका तीसरा इनडायरेक्ट फायदा ये होता है कि यदि आपकी फसल अच्छी होगी, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो हमें बीमारियां कम लगती है, वैसे ही फसल की भी बीमारी कम लगेगी। तो कहीं ना कहीं आपको स्प्रे, जो आपके कीड़े मकोड़े और बीमारियों के लिए स्प्रे करने पड़ेंगे, वो कम करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सिंचाई से आपके इनडायरेक्ट फायदे और होते हैं, तो वो उपज के रूप में भी आपको देखने को मिलेंगे।
जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। और एक किसान भाई का फोन भी लेते हैं। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? मैं चौधरी नरेंद्र सिंह धनखड़, ग्राम खुशहालपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। जी नरेंद्र सिंह जी, क्या सवाल है आपका? कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सवाल ये है, गन्ना में जो है तो खरपतवार इतने हो रहे हैं। बेल है, एक बेल जो जिसमें नीचे सगलंदी से लिख रहे हैं। जी जी। वो बेल तो इस 2,4-D से भी नहीं मरती, अल्ट्राजीन मैट्रिक मिला लेंगे जी। तो वो बेल बेटे जोत के ऐसी हो रही है जी, वे तो मरती ना। अच्छा, एक मैं बताना चाहूंगी आपको, आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने यदि एट्राजिन स्टार्टिंग में आपने प्री इमर्जेंस डाल दिया, उसके बाद आप डालिए एमिट्रॉन 1500 ग्राम पर हेक्टेयर और 2,4-D 725 ग्राम पर हेक्टेयर का टैंक मिक्सचर बनाइए और आप उसका स्प्रे करिए। अकेले 2,4-D से वो बेल नहीं मरेगी। इसका स्प्रे आप एमिट्रॉन और 2,4-D का मिक्सचर मिला के स्प्रे करते हैं तो ये आपका कई हद तक कंट्रोल करने में मदद करेगा। और आपको मैं बताना चाहूंगी, जैसे आप खरपतवार को आने न दें, प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार का नियंत्रण करें। जैसे कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड डाल दिया, उसके बाद आप पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड जैसे मैंने बताया ये एमिट्रॉन और 2,4-D का मिक्सचर करें। साथ ही साथ बड़े छोटे छोटे आजकल कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि महाविद्यालयों के माध्यम से या फिर आपके कृषि विभाग के माध्यम से पावर टिलर मिलते हैं। हाँ जी। छोटे छोटे पावर टिलर होते हैं, ट्रैक्टर ऑपरेटेड भी होते हैं, मैनुअल भी होते हैं। आप चला सकते हैं अपने खेतों के बीच में। ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपके खरपतवार का नियंत्रण करेंगे और आपको बाद में समस्या नहीं आएगी। स्टार्टिंग में ही आपकी समस्या कंट्रोल हो जाएगी, फिर गन्ना बहुत अच्छे से ग्रोथ कर लेता है। और पावर टिलर चलाने का एक और फायदा ये होगा कि आपकी जड़ों में जो है एयरेशन बहुत अच्छे से होता है, तो आपका गन्ने में ग्रोथ बहुत, टिलरिंग जो होती है ना, कीले निकलते हैं वो बहुत अच्छे से निकलते हैं। तो ये आप पावर टिलर बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, सस्ता होता है। आप या फिर आप रेंट पे भी या फिर ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ऐसे ले सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। हाँ जी। जी चौधरी नरेंद्र सिंह जी, इसमें एक बात और है जी। जैसे मान लो गन्ने वाले जो फूल में अगर गन्ने के पास में बेल जम रही है तो उसे कैसे निकालेंगे कल्टीवेटर से? अपना रेडियो सेट दूर कर लो, क्योंकि उसकी आवाज आपकी आती है। तो उसके लिए आप दवा उसकी जड़ के पास छिड़किए। और दूसरे ये भी है कि अगर आप उसको ठीक से दवा उस पर नहीं छिड़क सकते हैं तो उसको कभी कभी आप कल्टीवेटर से या उसको हाथ से भी निकाला जा सकता है। हाँ जी। मैनुअल तरीके से। हाँ जी। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे अन्य हमारे सिंचाई की विधियां होती हैं, अन्य फसलें होती हैं, उनमें अलग अलग तरीके से सिंचाई करते हैं, तो गन्ने में कौन कौन सी ऐसी विधि हैं जिनको किसान भाई अपना करके उपज अच्छी ले सकते हैं? देखिए, जैसा अभी मैडम ने चर्चा भी की थी जी, पहले तो मैं इसको जो अभी हमारे किसान भाइयों ने, श्रोताओं ने एक गीत सुना, उससे जोड़कर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात थी खर्चा ज्यादा आमदनी कम जी। तो अभी तक जो हम किसान भाइयों को देखते हैं कि वो पानी को फ्री का चीज मान के चलते हैं, फ्री का निवेश मान के चलते हैं जी। अंधाधुंध पानी का प्रयोग करते हैं। और जैसा मैडम ने भी चर्चा की कि भाई फ्लड इरिगेशन नहीं करनी चाहिए। तो जैसा अभी चर्चा की कि भाई जो हम ऐसे सिंचाई कर रहे हैं, बुवाई कर रहे हैं ट्रेंच मेथड से, तो जो ट्रेंच बनी है केवल उनमें सिंचाई करें। एक विधि तो ये है जी। और दूसरी विधि है हमारी जो टपक सिंचाई विधि, जिसको हम ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं जी। तीसरा स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर में भी पानी की बचत होती है और उसमें एक फायदा और होता है कि जैसे हम देखते हैं कि पॉल्यूशन की वजह से या धूल के कारण हमारी पत्तियों पे जम जाते हैं, तो वो उससे धुल भी जाते हैं और हमारा फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ता है। तो किसान भाइयों को इन तीनों में से किसी एक सिंचाई विधि का प्रयोग करना चाहिए। एक मैं यहाँ पर ये कम पानी की बात के साथ साथ ये कहना चाहूंगा जी, जिसे अभी डॉक्टर मोना चर्चा कर रही थी, कि देखिए यदि हम टपक सिंचाई विधि का प्रयोग करते हैं तो उसे एक और अप्रत्यक्ष लाभ किसान को मिलता है कि जब वो रूट जोन में पानी जाएगा तो जो उसके बीच में जगह है वहां पर खरपतवार को भी पानी नहीं मिला तो खरपतवार नहीं जमेंगे, और जम भी गए तो वो बढ़ेंगे नहीं, केवल उसी क्षेत्र में खरपतवार रहेंगे। तो हमको नियंत्रण करने में भी आसानी रहेगी। दूसरा, हमको जो हम पानी की बचत कर रहे हैं
तो उससे एक फायदा यदि हम कम सिंचाई करते हैं या जो रिकमेंडेड है जितना पानी उतना ही लगा रहे हैं, फ्लड नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जड़ों को प्रॉपर सांस लेने के लिए जगह मिलेगी। और उसके क्योंकि यदि हमने पानी भर दिया, फ्लड कर दिया, तो वो अवायवीय अवस्था हो जाएंगी और जड़ें सांस नहीं ले पाएंगी, जड़ों का विकास नहीं होगा, तो गन्ने के अंदर कलनों की संख्या या मिलेबल केन की संख्या कम हो जाएगी और उपज प्रभावित होगी। तो इसलिए ज्यादा पानी लगाना भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। यानी अगर आप ज्यादा पानी लगाते हैं या उसमें ज्यादा पानी भर देते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें जो एरेशन बोलते हैं, वायु का संचार कम हो जाता है और जिसके कारण जड़ों का विकास रुकता है। और जब जड़ों का विकास कम होता है तो निश्चित तौर पर पोषक तत्व कम लेते हैं पौधे, उत्पादन कम होता है। तो डॉक्टर विपिन कुमार जी, जो किसान भाई हमारे, आपने बात चल रही थी कि जो आधुनिक विधियां हैं सिंचाई की उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिंचाई की सुविधाएं हैं, दूसरी सुविधाएं जैसे ट्यूबवेल हैं, नहर हैं, तो वहां पर इनका किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, देखिए वो दोनों ही अवस्था में जी, यदि सिंचाई के पर नहर वगैरह है या ट्यूबवेल से हम सिंचाई कर रहे हैं तब भी हम ड्रिप वगैरह को यूज कर सकते हैं, ड्रिप को या स्प्रिंकलर को। लेकिन यदि हमारे किसान को ज्ञान नहीं है या उसकी इच्छा शक्ति नहीं है, तब वो यदि सिंचाई करना चाह रहा है या वहां पर इस तरह के संसाधन नहीं है, तो उसमें एक विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि हम उसमें छोटी छोटी क्यारियां बना लें। छोटी से मतलब इतना नहीं है कि बहुत छोटी बनाएं, आधे बीघे की कम से कम हमारी क्यारी हो, जिससे कि हमारी एक क्यारी में जैसे पानी पहुंचता है यदि 3/4 हिस्से तक, तो 2/3 हिस्से तक जैसे ही पानी पहुंचता है तो उसके बाद उसको हम बंद करके दूसरी क्यारी में चले जाएं, क्योंकि हमको फ्लड नहीं करना है, उसको नमी देनी है पौधे को जी। तो इस चीज का हम उसमें विशेष ध्यान रखें और फिर दूसरी क्यारी भरने के बाद तीसरी, इस तरीके से हमारे पानी की बचत होगी और साथ में हमको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। यहाँ मैं किसान भाइयों को मैं एक चीज बता दूं, सामान्यतः गन्ने को लगभग यदि हम शरतकालीन गन्ना बो रहे हैं तो लगभग 8 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। ये मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है, 6 से 8 सिंचाइयों की जैसे आवश्यकता पड़ती है कि ये यदि हल्की मिट्टी है तो उसमें 8, और यदि मिट्टी थोड़ी हमारी दोमट है या भारी है तो वहां पर हमारी 6 सिंचाई ही पर्याप्त होती हैं। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखनी चाहिए, यदि हमें 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ी तो चाहे हम 7 कर लें, लेकिन उसमें पानी हम ज्यादा ना लगाएं एक सिंचाई के अंदर जी, तो उसको हम अंतराल को चाहे कम कर लें। जी डॉक्टर साहब, बात जारी रखेंगे। किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार शिवनंदन जी। नमस्कार जी, मैं सेठी बोल रहा हूँ पंजाब से। जी सेठी जी, क्या सवाल है आपका? अरे एक तो मुझे विशेष समझ में नहीं आया क्योंकि मैं तो ब्लैंडों को बुलाया, रेडियो पे प्रोग्राम सुनता हूँ सर जी। बहुत अच्छी बात है। और चैनल तीसरा आपका आज साफ नहीं आ रहा सर। तो साफ नहीं आ रहा, किस पे, रेडियो पे सुन रहे हैं या मोबाइल पे? नहीं, मुझे मोबाइल लगाना नहीं आता, मैं ब्लैंड अच्छा सुनता हूँ सर। अब थोड़ा सा या तो घर के बाहर सुने या थोड़ा सा उसमें कोई एंटीना वगैरह लगा के, क्योंकि दूरी पड़ती है यहाँ से पंजाब के, तो हो सकता है कि इसकी वजह से आपका कम कैच कर रहा हो। लेकिन अगर कोई बच्चे आपके आसपास हों तो मोबाइल पे न्यूज ऑन AIR पे आप इंद्रप्रस्थ चैनल, किसी के पास स्मार्टफोन है तो उस पर भी आप सुन सकते हैं, उस पर साफ मिलेगा आपको। ठीक, जानता नहीं है जी। नहीं जानते हैं बच्चे सब, आज के डेट में सब जानते हैं और आसानी से उपलब्ध है। ठीक है सेठी जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर मोना जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कई विधियां हैं, चाहे उसमें ड्रिप हो गया, चाहे आपके स्प्रिंकलर हो गया, उसके अलावा जब ये तकनीक किसान भाई अपनाते हैं तो निश्चित और उसमें थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आता है, तो क्या इसके लिए कोई सरकार भी सपोर्ट कर रही है? जी बिल्कुल, सरकारी सहायता मिलती है। सरकार की योजनाएं चल रही है, जो ड्रिप इरिगेशन आप लगाते, ड्रिप आप अपने खेतों में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको सरकार सब्सिडी की सहायता से मदद करती है, तो आप उस सब्सिडी का लाभ उठा के अपने खेतों में ड्रिप, स्प्रिंकलर, टपक सिंचाई जो सर ने बताया, आप अपने खेतों में लगवा सकते हैं। इसमें सब्सिडी की जो मात्रा होती है वो 50% होती है, तो आपको 50% तक सब्सिडी मिल जाएगी।
तो आपका कहीं ना कहीं खर्चा है वो लागत कम हो जाएगी। और आप फिर इसको फिर हर साल आपको नहीं लगाना, एक बार अपने खेतों में लगा दिया, उसके बाद इसका थोड़ा बहुत मेंटेनेंस आपको करना पड़ता है, बस इसका आप ध्यान रखें और सरकार की योजनाओं का फायदा उठाएं। डॉक्टर विपिन कुमार जी कुछ करना चाह रहे हैं। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि इससे एक फायदा ये भी है कि जो हमारे जल घुलनशील उर्वरक हैं जी जी वो भी साथ में इसमें दिए जा सकते हैं। एक फायदा ये भी है कि वो अलग से बिखेरने की उसकी लेबर का खर्चा भी हमारा कम हो जाता है। तो और जल घुलनशील उर्वरक जब हम देंगे तो वो बिल्कुल जड़ क्षेत्र में जाएंगे, तो उसकी उपयोगिता जो है वो बढ़ जाती है। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी शिवनंदन भाई, राम राम। राम राम जी, राम राम। योगराज बोल रहा हूँ, बादशाहपुर जिला गुड़गांव से। जी योगराज जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया है शिवनंदन जी। तो बताओ क्या सवाल है आपका? सवाल ये है, जैसे गंडा बहुत ज्यादा काना भी निकलता है, इसका क्या कारण है डॉक्टर साहब बताएं। जैसे हम कहीं से भी गंडा लेते हैं हाँ तो या जूस निकालते हैं, कई बार दुकानदार तो उसमें काना ही गंडा पेल देते हैं, वो हमारी सेहत पे क्या नुकसान होता है? तो वो तो अपना थोड़ा रेडियो सेट दूर कर लो, उसकी आवाज आ रही है पूरा भाई। हाँ, तो ऐसा है कि देखो, अगर उसमें गन्ना काना है या उसमें कोई बीमारी है, उसके कारण उसमें इस तरीके का प्रभाव होता है। और दूसरी बात, जो जूस निकालते हैं और दूसरे को पीने के पहले तो उनको यही हमारा सुझाव है कि वो साफ सुथरे गन्ने का प्रयोग करें, जिसमें कोई बीमारी ना हो, उसमें कोई कीड़ा न लगा हुआ हो। नंदन भाई जी, तो ये कौन सी बीमारी होती है जिससे कि ये कान गंदा हो जाता है खेत में ही? देखिए, एक तो जैसे रेड रॉट बीमारी है, उससे तो गन्ने के अंदर लाल सड़न रोग जो आता है, और दूसरा एक ये जैसे आपने देखा वो कहीं कभी कभी काला हो जाता है, तो ये एक फफूंदी रोग है, स्मट, उसकी वजह से होता है। और लेकिन जो आप कह रहे हैं कि काला जूस निकलता है, वो गन्ने के ऊपर लगी हुई बाह्य गंदगी है, उसकी वजह से होता है। गंदा बाहर से तो साफ होता है लेकिन अंदर उसमें काला होता है, जैसे लाल होता है। हाँ, तो वो लाल सड़न रोग है, वो बीमारी ग्रसित गन्ना होता है। और जो भी इस तरीके का प्रयोग करते हैं, हम तो उन्हें सलाह देंगे कि वो जो भी गन्ना बीमारी युक्त या कीड़ा से लगा हुआ है तो उसका प्रयोग न करें। लाल सड़न बीज बीमारी के लिए मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी। आप जब खेतों में अपना बुआई करते हैं तो ध्यान रखें कि जो बीज आपने प्रयोग किया है वो लाल सड़न रोग से ग्रसित ना हो। आपको लाल सड़न रोग अलग से आपके गन्ने के जो अंदर पित्त वाला एरिया होता है वहां लाल लाल कलर का दिखेगा, वो फंगस से अटैक होता है, तो आप उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि ये बीज के सहायता से आपके खेतों में फैलता जाएगा और खेतों को प्रभावित करेगा। और साथ ही साथ बीज उपचार करके प्रयोग करें, फफूंदनाशी का प्रयोग करके उपचारित बीज का प्रयोग करें, तो कहीं ना कहीं आपको ये बीमारी आगे खेतों में देखने के लिए नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल है, ये जो हमारे किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं उनके लिए सुझाव था। और योगराज जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, अब हम बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण के, क्योंकि गन्ने की फसल जो हमारे किसान भाइयों ने शरदकालीन की बिजाई पहले की थी, उसमें कहीं न कहीं थोड़े थोड़े खरपतवार उगाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको किस तरीके से हमारे किसान भाई नियंत्रण कर सकते हैं? जी डॉक्टर जैसे कि अभी अब शरदकालीन गन्ना हमारे किसान भाइयों ने लगा रखा है और उनका गन्ना लगभग 1 महीने के आसपास का होते आ रहा है, तो उन्होंने यदि प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का प्रयोग किया है तो वो बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी कर पाए हैं और यदि पहला फ्लस आपने इरिगेशन किया है, पहला फ्लस गन्ने का वो खरपतवारों का आता है आपके खेतों में, तो आप पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, इमिट्रियन और 2,4-D का मिक्सचर, टैंक मिक्सचर आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो डाइकेम्बा है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं 350 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। ये आप 45 दिन 75 दिन बाद भी खेतों में कर सकते हैं। उस समय आपका जो सेकेंड फ्लस थर्ड फ्लस खरपतवार का आएगा उससे बचा सकते हैं। और यदि आप केमिकल्स का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो मैंने अभी बताया था, पावर टिलर, बहुत छोटे छोटे पावर टिलर उपलब्ध है कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, कृषि अनुसंधान क्षेत्र के माध्यम से, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, अपने खेतों में चला सकते हैं। क्योंकि गन्ने के बीज की दूरी लगभग 90 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर के आसपास होती है, तो ये आसानी से चल सकते हैं और आपके खेतों में खरपतवार को बढ़ने से रोकेंगे। साथ ही साथ वायु का प्रवाह भी बहुत अच्छे से होगा जड़ों में। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। इंद्रवीर तेवतिया गाँव मक्सूगरी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। सर जी, पूरी पंचायत को पहले राम राम। राम राम जी। राम राम जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सवाल ये है कि जो डॉक्टर साहब अभी सिंचाई के बात बता रहे थे जी, अगर खेत की निराई करा करके और टैंकर में खाद या पानी से और घूमने वाला उसका ऊपर लगाते और उससे अगर गन्ना लाइन में बोए जी, तो एक लाइन में वो सीधा एक बार कर दे, दूसरी लाइन में उधर से करके चले आवे। हमें कहीं झाड़ी की सफाई करनी पड़ेगी और न कहीं वहां रोकना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें पानी की भी बचत होगी और सीधे पौधे के जड़ के पास पानी मिलेगा। और इसमें एक बात और भी है, इसमें अगर कोई किसान भाई उर्वरक भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। देखिए, अब एक चीज देखिए, हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से किसान भी वैज्ञानिक सलाह देने की स्थिति में है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे प्रगतिशील किसान भी हैं और ये आकाशवाणी के लोक कलाकार भी हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो देवतिया जी, आपका बिल्कुल सुझाव बहुत अच्छा है और किसान भाई इसको अपना करके पानी की बचत कर सकते हैं। आपका फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे डॉक्टर विपिन कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, जैसा अभी डॉक्टर मोना जी ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि उसको पावर टिलर का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मैं एक सुझाव और किसान भाइयों को देना चाहूंगा कि उसके बाद जैसे पावर टिलर चला लिया है या उसके ऊपर पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड डाला है गन्ने के अंदर, उसके बाद उसमें जैसे गन्ने के किसान के पास सूखी पत्ती होती है जी, तो उसकी मल्चिंग कर दें, तो जिससे कि वो नमी भी संरक्षित रहेगी, खरपतवार भी नहीं होंगे। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ऋषिपाल नागर बोल रहा था जी, दादूपुर धनखोर, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से जी। जी नागर जी, कैसे हैं? भाई ठीक है सर, आप सुनाइए सर। बहुत बढ़िया। एक हमारे गन्ने की उसमें थोड़ा कीड़ा लग गया है, काना सा हो लगा है, वो जो लगा रखे हैं पेड़। अच्छा, ये आपकी पेड़ी है या? पेड़ी है जी, नया पौधा नहीं है, पेड़ी है ये। तो अब तो उसको कटाई का समय होगा। हाँ जी, कटाई का तो है, लेकिन उसमें कुछ काणे हो गए हैं, जैसे कंसवानी फूट जाते हैं बीच में से, सीधा नहीं चल रहा है, मतलब वो जो है ऊपर से कुछ सूख कर साइडों से चल रहे हैं जो। क्या तो डॉक्टर से ये पूछना था इसके बारे में, या तो कटाई कर दें या इसमें कुछ वैसे भी लगा लें। अब कटाई तो आप कर दें तो ज्यादा बेटर है। और यदि इसको आप एक्चुअली आपके खेतों में ये अब ज्यादा लग चुका है, पहले आप जब लगा था तब आपको थोड़ा दिन पहले, मतलब लगभग 15-20 दिन पहले क्लोरेंट्रीपाइरॉल करके एक दवाई आती है, इसका छिड़काव करने से 0.5 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा के हिसाब से, तो इससे क्या होता है कि आपका नियंत्रण हो जाता है। तो अब लेकिन क्या होता है कि अब आपका कटाई का समय, तो मैं सलाह दूंगी कि आप कटाई कर लीजिए। अब जैसे बच्चे जाते हैं सुबह, मान लो ईद की तरफ, तो उसमें देखते हैं जैसे घूम के, तो वो काने हैं कुछ ज्यादा हो गए हैं। हाँ, तो अब आप उसको एक तो आप कटाई कर ले और सीड के लिए उपयोग ना करें, क्योंकि आपका गन्ना कहीं ना कहीं रोग बीमारी ग्रसित है। तो आप पहले 1 महीना पहले आप दवाई का स्प्रे करते तो फायदा मिलता, अब उसका फायदा नहीं है, तो अब मेरी सलाह यही होगी कि आप उसकी कटाई कर लीजिए। जी ऋषिपाल जी फोन कर। और डॉक्टर जी। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था बीच बीच में एक आध रागनी सुनवा दिया करो किसानों को। जरूर सुनवाएंगे जी। ठीक है, आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। तो डॉक्टर साहब, एक फिर किसान भाई की अगर सुझाव है तो सुनवा देते हैं। मैं थोड़ा एक चीज और कवर कर दूं कि किसान भाइयों के खेतों में गन्ने में खासकर गन्ने के साथ साथ जैसे गन्ना जब आप होता है तो मोथा बहुत ज्यादा आता है। तो जो किसान भाई ऐसा है कि जो हमारा बसंतकालीन गन्ना लगाते हैं, तो उनको मेरी सलाह रहेगी कि गन्ने के साथ इंटक सह फसली के रूप में उसके साथ काउपी, जिसको लोबिया बोलते हैं, उसकी हम बिजाई कर दें।
तो 45-60 दिन की लगभग फसल होती है ये, और उसकी फली तोड़ के उसको दबा देंगे तो मोटे की गांठों को गलाती है। ये एक हमारा सस्य वैज्ञानिक उपचार हो गया। और इसी बीच हमें लगता है कि किसान भाई भी जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो लाल जी, राम राम। राम राम जी। गढ़गंगा नईबाग से बोल रहा हूँ, जिला हापुड़ घनश्याम। अरे भाई घनश्याम, इस समय तो गढ़गंगा पे ही रौनक होगी। क्योंकि अजी हम तो आकाश पानी की तरफ से आशीर्वाद करते हैं, तुम्हारे बिना मेल आगे हम तो खुश रहना है जी। बिल्कुल खुश रहो हमेशा, और बढ़िया रहेगा कि मेले में जाओ, कल गंगा स्नान करो, ठीक है? हाँ, सुबह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और कार्यक्रम सुनते रहो, ठीक है? और कार्यक्रम सुन रहे हैं जी बहुत ध्यान से। रोटी की भी इच्छा नहीं रहती है हमें, एक पेड़ को इतनी सी शिक्षा की जरूरत है हमें। बिल्कुल, कोई सवाल हो तो पूछ लो जल्दी से। हाँ पूछ रहा है, ये थोड़ी सी कहीं कहीं को जमीन सूखी है, वो चौंध के से तो पानी देगा ना, कहीं कहीं को गीली जमीन, तो आपकी जमीन समतल नहीं होगी, ठीक है? हाँ। तो इसकी वजह से उसमें कहीं गीली है तो वहाँ पानी भर गया है, कहीं सूखी है तो उसको, क्योंकि कोई भी फसल लगाने से पहले उसका समतलीकरण बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि अब समय थोड़ा कम है और इस समय किसान भाई को क्या कुछ खास गन्ने में करना है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि अभी 1 महीना 45 दिन का गन्ना होते आ रहा है, तो आप गन्ने में पहले तो 45 दिन के बाद थोड़ा हल्की सिंचाई जरूर कर दें। और जैसे अभी तापमान कम होगा तो गन्ने की सीडलिंग है उसको कम तापमान के प्रभाव से बचाने के लिए भी आप बीच बीच में सिंचाई का प्रयोग करते रहें। मल्चिंग कर सकते हैं आप अपने नालियों के बीच में। तीसरी बात मैं बोलूंगी कि आप पावर टिलर का प्रयोग जरूर करें, और पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड, यदि आपके खेतों में खरपतवार की समस्या है तो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड 45 दिन के बाद में आप प्रयोग कर दीजिए। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए अभी जो शरतकालीन गन्ना लगाया वो तो अच्छा है ही है, डॉक्टर मोना ने बहुत अच्छा बताया है। मैं इसके साथ साथ कहना चाहूंगा कि अब गन्ना मिलों पर डलने भी लगा होगा जी, तो मैं उसमें थोड़ा किसानों को ये कहना चाहूंगा कि गन्ने की कटाई में विशेष ध्यान रखें, और जो रैटून है फसल उसकी, क्योंकि अभी हमें को पीढ़ी डल रही है, तो उसकी कटाई और उसको ले जाते समय कुछ सावधानियां रखें, क्योंकि ज्यादा लोडिंग ना करें उसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि कभी कभी ऐसा है बहुत सारे हादसे हो जाते हैं किसान के साथ, तो इनका सबका ध्यान रखें। जी डॉक्टर विपिन कुमार जी और डॉक्टर मोना नगर जी, आप कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करता थे श्री नंदन लाल, और कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।